3 के बारे में बताएं। अरे चंद्रयान 3 अभी आया है, अभी एलियन अटैक हो सकता है ऐसी खबरें भी आएंगी। चंद्रयान 3 से एलियन ने संपर्क किया, वो धरती को देखना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, एलियन अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एलियन अटैक करने के लिए पूरी दुनिया की एक सेना होनी चाहिए। पूरी दुनिया की एक सेना का नाम नाटो है। वो नाटो की सेना धरती पर आने वाली है, वो भारत में भी आने वाली है। पूरे देश की सरकार को बाह्य आक्रमण से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भाई जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बाहर की जो ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए अपने को तैयार होना पड़ेगा, तो पूरी धरती को बचाने के लिए पूरी धरती की सरकार बननी चाहिए ना। एक धरती एक सरकार, एक धर्म, वन वर्ल्ड, समझ रहे हैं? ये शुरुआत हो चुकी है एलियंस के अटैक की भूमिका बनने की। बेसिकली ये पूरा प्रोपेगेंडा लंबे समय से इनका चल रहा है। ये आपको समझना भर क्या है कि अभी एलियन अटैक के नाम पर पूरे वर्ल्ड की एक सरकार और पूरे वर्ल्ड की एक आर्मी बनाने का प्लान चल रहा है। भारत के अंदर 370 तोड़ने का जो दूसरा कारण था वो था कश्मीर में नाटो का बेस बनाना, जिससे कि क्योंकि नाटो जैसे ही भारत में आएगा वैसे ही चाइना एक्टिव हो जाएगा। चाइना एक्टिव होगा तो चाइना अटैक करने का प्लान बनाएगा भारत के ऊपर। नाटो की आर्मी का बेस बनेगा कश्मीर में, इंडिया चाइना वार स्टार्ट होगा। आधी दुनिया चाइना के पक्ष में होगी, आधी दुनिया भारत के पक्ष में होगी। और उस वक्त के लिए जो काम ये लोग लॉकडाउन के बाद उस केमिकल से नहीं कर पाए आपके शरीरों से, फिर युद्ध के नाम पर किया जाएगा। असली टारगेट तो आप लोग हैं ही, आपको छोड़ने वाले तो ये हैं नहीं। तो जब ये चल रहा है, आपको केवल इनके फॉल्स प्रोपेगेंडा को बताते जाना है कि हमको तुम्हारा सब पता है, तुम क्या करने वाले हो। बस इतना बताते जाओ, ये लोग थोड़ा थोड़ा स्लो होते चले जाएंगे। ये हमको ध्यान रखें। थोड़ा आगे रख लो, इसको आगे रखो, यहां रख लो, अब ठीक है ना। तो ये आपको बताते जाएंगे, आपके सामने बातें लाते जाएंगे, आप बोलते रहना हमको सब पता है, तुम जो कर रहे हो हमको सब मालूम है, तुम किधर जा रहे हो। तो ये पूरे प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। ईवीएम के बारे में बताएं। जिस देश ने ईवीएम बनाई थी उस देश में ईवीएम बैन है। हमारे देश में 2.5 लाख ईवीएम 2019 के चुनाव से पहले गायब हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन से। ईवीएम जिस कंपनी ने बनाई है उसी कंपनी को 20 लाख 2.5 लाख नहीं, 20 लाख थी, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। केजी बेसन में जो रिलायंस की जो कंपनी है, जिसको केजी बेसन के अंदर तेल शोधन की जिम्मेदारी मिली थी, जिसको ठेका मिला था, उसी कंपनी की, रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी ईवीएम की डील में शामिल थी। समझ गए बात को? रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी उसमें शामिल थी। और जिस टाइम पे आपके 2019 के चुनाव से पहले 20 लाख ईवीएम गायब हो जाती हैं, फिर गायब होने के बाद क्या होता है कि आपके एरिया में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद में फिर आप ईवीएम वहां से चलती दूसरी गाड़ी में है, वहां पहुंचती दूसरी गाड़ी है पहले से ही। सेम ईवीएम का नंबर, सेम सब कुछ, सेम दस्तखत, बात खत्म, आपका काम हो गया। अब उसके बाद क्या होता है साहब जी कि ऐसा नेता विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है जिसका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार वाले सारे नेताओं को लपेटने के लिए ही ईवीएम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें केवल एक ही नेता को मैनेज किया जा सके, जो भी नेता, ऊपर वाला नेता इनके इस षड्यंत्र में शामिल हो जाए, वो आदमी को ही ये लोग प्रमोट करेंगे। नीचे का जो आदमी को आपने वोट करना है वो ऊपर वाले आदमी को ही करना है। मतलब अगर ऊपर कोई गधा है तो नीचे चाहे सुअर हो, आपको उसी को वोट करना पड़ेगा। ये ऐसा प्लान है, अगर आप उसको वोट करो या ना करो, नीचे से सुअर ही जाएगा वहां, ये तय है। तो इसलिए पब्लिक डोमेन का, पब्लिक के आधार का, जनाधार का कोई व्यक्ति वहां ना पहुंच जाए, इसके लिए पूरी योजना चल रही है।
लोकतंत्र का ये आखिरी बरस है, आखिरी जो सांसें गिन रहा है लोकतंत्र। आने वाले वक्त में दो ही तंत्रों के चांस बचते हैं, या तो ये लेकर आएंगे तो तानाशाही आएगी, और जनता सरकार आएगी तो जनता की सरकार आएगी। ये दो ही रास्ते हैं बस अब, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगा, ऐसा हमने विचार किया है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनते ही, आगे सवाल आएगा उसका जवाब मैं साथ में दे रहा हूं, मैंने पढ़ लिया था वो सवाल। पॉलिटिकल पार्टी बनने का मतलब है इनके वाले सिस्टम में ही चले जाना। हमारे संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियां अवैध हैं। ऐसी नाजायज चीजों के लिए हम लोग क्यों लड़ें? अगर देश के लोग जागृत नहीं हैं, अगर देश के लोगों को अपने वोट की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर हम लोग उन लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर हम लोगों की औलादों को जीने का भी हक नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं। इसलिए पूरा स्ट्रांगली डेडिकेटेड है हम लोग कि हम जनता की ही सरकार लेकर के आएंगे, किसी पार्टी की सरकार नहीं आएगी आगे से आने वाले। जापान में किसान बैंक को लोन का नहीं लेना है ना, लोन के भी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पहले से छांट के रखिए आप। हाँ ठीक। कंट्रोल्ड अपोजिशन कैसे पहचानें? हाँ, इस पे तो मैं बोलने लगा था, पता नहीं कैसे चुप हो गया, बात कहीं और चली गई। कंट्रोल्ड अपोजिशन की एक पहचान है, उसको याद रखिएगा, वो सेलेक्टिव मुद्दों पर बोलती है कंट्रोल्ड अपोजिशन, और मुद्दों पर भी नहीं, वो सेलेक्टिव व्यक्तियों के विषय में ही बोलती है, और वो एक या दो ही मुद्दे पकड़ती है। ये कंट्रोल्ड अपोजिशन है, समझ गए ना? अगर कोई कहे कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, कोई कहे मैं मोदी जी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, समझो कंट्रोल्ड अपोजिशन आ गया। क्योंकि अपोजिशन होगी जनता। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की अवधारणा में हम ये देखते हैं कि संसद के अंदर दो दल होंगे, एक दो सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष ने जो भी बिल पेश किया है, जो भी नया कानून बनाने वाले हैं, जो भी नई चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उनकी कमियों को जनता तक लेकर जाना, यह विपक्ष का काम है। अभी विपक्ष भी अगर बोलना बंद कर दे तो कंट्रोल्ड विपक्ष है, सिंपल है। जब विपक्ष एक मुद्दे पर चुप रहे, जब वो वॉकआउट कर जाए, तो समझ लीजिए कि वो विपक्ष कंट्रोल्ड है। आपने देखा होगा बहुत से बिल, बहुत से कानून ऐसे आए जिनमें कांग्रेस पार्टी ने संसद से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो वहां रहते तो देश की जनता देखती कि इन लोगों ने अपोज नहीं किया, और वो अपोज कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर से मालिक का आदेश नहीं था कि कांग्रेस इस पर बोलेगी नहीं। कांग्रेस बोलेगी नहीं तो फिर कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचता है? कांग्रेस वॉकआउट कर जाए। अरे वॉकआउट कर गए, बाहर जाकर तो बोलो, पब्लिक में जाकर तो बोलो, लोगों को तो बताओ कि ये गड़बड़ कर दी। लेकिन नहीं, संसद से वॉकआउट और पब्लिक को पता ही ना चले और चुपचाप बिल पास हो जाए ध्वनि मत से। यही वो चाहते हैं, यही कंट्रोल्ड अपोजिशन। इसीलिए जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी चिल्लाया करती थी, बीजेपी का आधार नहीं था तो दबके चिल्लाया करती थी, फुल जोर लगाया करती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का आधार है, इसलिए कांग्रेस जोर से नहीं चिल्लाएगी, कम चिल्लाएगी। तो अब कौन चिल्लाएगा? जिसका आधार नहीं है। अभी आजकल यही चिल्लाने का काम केजरीवाल कर रहा है। वो खुलकर बोलता है, अपोजिशन करता है। वो खुलकर इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि अभी उसका जनाधार नहीं है, तो वो दब के विरोध करेगा, फिर उसका विरोध हमको सच्चा लगने लगेगा। सच्चा लगने लगेगा तो हम उसके साथ जाने की कोशिश करेंगे, फिर ये दोनों चुप हो जाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी। पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में जो आदमी घुस गया, समझ लो उनके ही इशारे पर काम कर रहा है। आपको मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जाता है,
मुख्यमंत्री बनाने की शर्तें पहले से तय होती हैं, मिनिस्ट्री में कौन जाएगा ये पहले से तय होता है। राघव चड्ढा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जाता है और उसको ग्लोबल यंगेस्ट लीडर का अवार्ड मिलता है, तो हमको समझ में नहीं आता है क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही गुलाम है अरविंद केजरीवाल भी? तो हमको समझ में आ रहा है जब अपोजिशन ऐसे बात करे। तो भैया जी ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है वो चले। हम लोगों को जो करना है, अपने को अगर राजनीतिक, क्योंकि बात राजनीति की चल गई, तो हम एक बात बताते हैं। जैसे बहुत से लोगों को अगर ये लगने लगता है कि क्या हमको चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, चुनाव में यदि आप जीत नहीं रहे हैं तो आप केवल सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चुनाव में जीत नहीं रहे हैं ना, तो जो भी उस वक्त सत्ता में है, जहां पर भी बात हो रही है, मतलब जिसकी भी सरकार है, उस जगह पर जो सत्ता में है आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई सत्ता में होता है उसके लिए 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसके लिए विरोधी जाने का, जब वो लोग उसको छोड़कर जाने का प्लान कर रहे होते हैं तो वो कहां जाएंगे? वो सबसे मजबूत विपक्ष के पास जाएंगे। उस विपक्ष को न्यूट्रलाइज करने के लिए नई ताकत का सहारा लिया जाता है। यानी कल को जब जनता सरकार मोर्चा इतना मजबूत हो जाए कि लोगों के बीच चला जाए, तो चुनाव होगा, तो जिन लोगों को आपने समझाया था, जैसे अब लोकसभा के चुनाव होंगे, आप लोग जनता सरकार मोर्चा से कनेक्ट हो गए, तो आपके तो मैसेज आएंगे हमारे पास, पूछेंगे बलाला जी किसको वोट करें। अगर मैं कह दूंगा इस पार्टी को वोट करो, तो आप लोग 1 मिनट से पहले कहोगे। आप तो उस टाइम पर बोला करते थे कि ये तो विपक्ष जो है वो मैनेज्ड है, ये तो कंट्रोल्ड अपोजिशन है, आज इसको सपोर्ट करने को कैसे बोल रहे हो? दूसरे किसी को सपोर्ट करने को बोलेंगे तो भी अपन वही करेंगे, नए किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो भी वही करेंगे। इसीलिए राजनीतिक इस पटल पर, राजनीतिक मंच पर बहुत सोच समझकर चलने का समय होगा। 2024 का चुनाव नजदीक है, हमारी सब की टेस्टिंग है कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कहां जाएंगे और देश की राजनीति को, देश के लोगों को, देश की सत्ता को किस तरफ लेके जाएंगे। और शायद मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं कल कुछ बताने की पोजीशन में होऊंगा। जब सारे मोबाइल बंद हो जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम क्या प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं उस बारे में क्या सोचते हैं, तो कल बताता हूं मैं आपको। जो 3 साल का हमारा अनुभव है वैक्सीनेशन के बारे में, तो बड़े लोगों का मास वैक्सीनेशन तो कोरोना के कारण हुआ था। तो आज हम ऐसा निर्णय लेके कि इसके आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको जन्म से लेके मरने तक किसी भी बीमारी का टीका नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस तरह का कोई भी आप काम करने चलते हो जब समाज के अंदर, तो समाज आपको ठीक समझे ना समझे ये अलग बात है, लेकिन समाज में एक बात चली जाए अगर कि आप लोग गलत लोग नहीं हो, तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। और इसमें ये जो ऐलान की आप बात कर रहे हो, ये ऐलान आपका किसी काम का नहीं होने वाला। उसका कारण है, आज लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं सोशल मीडिया का। ये जो लाइन आपने बोली है कि किसी भी बीमारी का कोई टीका नहीं लेना है, ये लाइन अगर हमने वीडियो में से नहीं काटी तो पूरी वीडियो के साथ पूरा चैनल भी उड़ा देंगे ये लोग। नहीं समझे आप बात? हाँ जी। मतलब हम अगर इस बात का ऐलान करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे बात? तो हमको पहले अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा, और जब अपना तंत्र विकसित हो गया, हमारी खबरें प्रेषित होने का रास्ता तय हो गया, हमको पता लग गया। जैसे अभी हमने जनता सरकार मोर्चा में एक हमारा एक सिस्टम है कि मैं केवल 20 लोगों से बात करूंगा, ज्यादा लोगों से आप बात नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है, अपनी 20 लोगों की टीम बना लो, आपने भी सिर्फ 20 लोगों से बात करनी है। यानी यहां से अगर फोन आएगा 20 लोग आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे यानी जैसे मैंने कॉल किया तो 30 सेकंड या 1 मिनट में बात कर ली, तो उसे अगले 30 मिनट में आपने अगले से कर ली, अगले 30 मिनट में अगले से कर ली। तो मुझे अगर 20 लोगों से बात करने में आधा घंटा लगेगा तो आपको भी आधा ही घंटा लगेगा, आपको भी आधा ही घंटा लगेगा। यानी 1 घंटे में हम पूरे देश के अंदर बात पहुंचा सकते हैं, बिना व्हाट्सएप के, बिना सोशल मीडिया के,
बिना सोशल मीडिया के खास तौर पे। अगर हमने ये सिस्टम विकसित कर लिया तो फिर हम ऐलान करेंगे कि आज ये बात का ऐलान हो गया, ऐलान हो गया तो ऐलान हो गया। हम लोगों का प्लान ये है, हर गांव में कम से कम 5 से 11 लोगों की एक कमेटी बनेगी जनता सरकार मोर्चा की, जो ये कहेगी कि उसने कभी चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसका काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती के ऊपर अपने पूरे गांव को एजुकेट करने का काम वो लोग करेंगे जो अपना काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ तो पूरे गांव को अगर कोई नई खबर आती है, चंद्रयान आया है तो चंद्रयान पे सच्चाई बतानी है, तो शाम को ही मीटिंग होएगी और बता देंगे चंद्रयान की ये सच्चाई है भाई, ईवीएम की ये सच्चाई है भाई, प्रधानमंत्री के इस बयान की ये सच्चाई है भाई, प्रधानमंत्री वहां गया उस देश में, इसका मतलब इसको ये बेच के आया है। जब ऑस्ट्रेलिया में गया, अडानी को 6000 करोड़ रुपए का लोन जबरदस्ती दिला के लाया। जब अडानी और मोदी गए थे, आपको तो नहीं समझ आया, हम तो बोल रहे चिल्ला चिल्ला करके, ऑस्ट्रेलिया में 6000 करोड़ रुपए की खादान का लोन एसबीआई इंडिया से दे रही है उसको। वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा है और लोन यहां से मिल रहा है उसको। तो हम पहले ही बता देते थे। आप देखोगे, मैं जब अभी मैं अपनी मेमोरीज शेयर करता हूं फेसबुक के ऊपर, जो मैं पोस्टें लिखता था ना, 2017 में 2016 में 8 नवंबर को लॉकडाउन हुआ, मैंने 22 अगस्त को पोस्ट लिखी थी कि अरिजित पटेल को गवर्नर बना दिया गया है। अरिजित पटेल इकोनॉमिक्स का नहीं आदमी है, वो हिस्ट्री का मास्टर, एमए हिस्ट्री में है, और अरिजित पटेल रिलायंस के अंदर काम करके आ चुका है? क्या नाम था? उर्जित। हाँ, वो अर्जित उर्जित एक ही है, दोनों मात्रा ही चलानी। वो काट दो आगे का डंडा। उर्जित पटेल को, अच्छा, वो रिलायंस के अंदर डायरेक्टर रह के आया हुआ है। तो हमने जैसे ही वो गवर्नर बना, बनते ही अगले दिन अखबार में खबर छपी। खबर छपते ही हमने लिख दिया कि आने वाले टाइम में बैंकों के जरिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने की उम्मीद है, नजर बनाए रखें। और उसके 2.5 महीने बाद ही नोटबंदी हुई। मतलब कमाल है, नोटबंदी होते ही हमने लिख दिया ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। देश के अंदर उससे पहले 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी अपने देश के अंदर, जिसमें 500 और 1000 के नोट की करेंसी की वैल्यू थी 14 लाख करोड़ रुपया। 14 लाख करोड़ रुपया पूरा का पूरा वापस आ गया। उसके ऊपर छापने का, नए नोट छापने का 16,000 करोड़ रुपया ऊपर से खर्चा हो गया। जो बाकी की एडवर्टाइजमेंट का, उन चीजों का जो लोगों का पैसा बर्बाद हुआ वो अलग से। तो फिर वो ब्लैक मनी कहां गया, ये बताने के लिए जब आरबीआई ने वो पूरा का पूरा आंकड़ा जब हमको दिया, तो हम समझ गए थे कि इस टाइम पे नकली नोटों की 2 गड्डियां छप चुकी हैं। एक गड्डी का जो है उसको बैंक में भेज दिया गया है, और दूसरी गड्डी को अदला बदली का काम भाजपा के कार्यालय से चल रहा है। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? उस टाइम पे 2000 का नोट भाजपा के कार्यालय से मिल रहा था। तो आज के टाइम पर देश के अंदर 34 लाख करोड़ की करेंसी हो चुकी है, यानी उन्होंने डबल पैसा छाप दिया अपने आप से नोटबंदी करके, आपको पता भी नहीं चला। तो ये बात आपको गांव का आदमी को बताओगे नहीं तो कैसे समझेगा? अगर आप पहले से बता दो ऐसा होने वाला है भाई, वो आपको पागल कहेगा। हमको भी बोला तो नकारात्मक है, तेरे को तो सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, तू कुछ पॉजिटिव भी बोला कर। अरे पॉजिटिव बोलने के लिए हमारे पास पीआरओ है भाई, डीपीआरओ है ना सरकार के पास, पब्लिक रिलेशन का दफ्तर है ना। पब्लिक रिलेशन के दफ्तर को करोड़ों रुपए का बजट मिलता है अखबारों में अपनी एडवर्टाइजमेंट देने का, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देने का। तो सरकार अपनी योजनाओं की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पैसे से एडवर्टाइजमेंट करती है, हम तो नहीं बोलते। वो तो पॉजिटिव बोलने के लिए सरकार के पास डीपीआरओ है, नेगेटिव बोलने के लिए जनता है। जनता का काम ही अपोज करना है, जनता का काम ही कमी निकालना है। तो अगर अपने पास हर गांव के अंदर 5 से 11 लोगों की कमेटी होएगी, तो क्या गांव के अंदर कोई अफवाह फैल पाएगी? भाईचारा टूट पाएगा? कभी नहीं। अगर उनका लालच ही नहीं है 11 लोगों का, अपना कोई लालच नहीं है, चुनाव उनको लड़ना नहीं है, कोई फालतू के चक्करों में पड़ना नहीं है, उनका काम केवल एजुकेशन का है, तो आपके गांव में कोई गलत बात, गलत अफवाह फैल ही नहीं सकती। गांव से वहां से टीवी में कुछ भी चलता रहे, हम पहले से ही बता दिया करेंगे कि ये बोला है मोदी ने, शाम को अखबार टीवी में ये आएगा, कल सुबह अखबार में ये आएगा, उसका मतलब ये समझ लेना। ये तीनों चीज आ जाए तो समझ जाओ गांव के अंदर, पहले ही समझ जाएंगे, अच्छा ये हो रहा है, पता लग गया, पता लग गया।
कार्यकर्ताओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुछ प्रयास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। पर किसके स्वावलंबन के लिए? कौन है वो कार्यकर्ता? किसको कहेंगे? अगर आज हम बोलते हैं सारे कार्यकर्ताओं के स्वावलंबन की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है, बेरोजगारों की कमी नहीं है, रोजगार मांगने वाले सारे आ जाएंगे कार्यकर्ता बनने के लिए। भाई देखो, समाज, आज मैं ये कहता हूं कि मेरा काम चल जाता है, मेरा काम ऐसे नहीं चला कि भाई मैं निकला घर से और चल गया काम। एक टाइम ऐसा था, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का आदमी, कोई दोस्त साथ देने को तैयार नहीं था। सरकारी नौकरी पर होते हुए जब नौकरी छोड़ने का प्लान किया तो परिवार के एक व्यक्ति ने भी साथ नहीं दिया, एक व्यक्ति ने भी। व्यक्तिगत बात है, इसलिए व्यक्तिगत मंच पर ही बोलूंगा, पब्लिक मंच पर नहीं बोलूंगा कि मैं किस हालत में अपने स्ट्रगल किया। मतलब वो बातें इमोशनली करने के लिए नहीं होती हैं, वो जीवन में संघर्ष किया, हमने सोचा ठीक है करना, ठीक समझा तो किया, तो वो इस्तेमाल करने की नहीं होती है। लेकिन वो जीवन में किसी भी लेवल पर मैं, मतलब मुझे ये था कि मुझे कोई मदद कर दे कि मैं थोड़ा सा सरवाइव कर जाऊं। मैं अपनी रिसर्च को लेकर के पब्लिक में जाकर के मैं पता नहीं क्या देने वाला हूं, मुझे अंदर से ये फील हो रहा है। मुझे उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है, मुझे उसके लिए परिवार छोड़ना पड़ता है, मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। मैं था, मैंने छोड़ा, मैं मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए भी मैं कुछ भी करने को तैयार था, कर्जे के लिए मैं अपनी किडनी देने को तैयार, मतलब मैं कर्जा दे दो मेरे को, मेरे नाम पे कुछ मॉर्गेज रखने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब जाकर के वो सर्वाइवल मतलब किया, प्रूव किया अपने आप को 10 साल में, प्रूव करके फिर सब कुछ कमाते हुए फिर सब कुछ छोड़ करके फिर गांव में निकला। और जब गांव में निकला तो गांव के आदमी ने क्या बोला, पता है क्या बोला? क्या बेचने आए हो डॉक्टर साहब, बताओ? मैं बेचने नहीं आया हूं, तुम्हारे बच्चे भविष्य में बर्बाद होने वाले हैं ये बताने आया हूं। और वो सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं, आज से पहले जो भी हमको समझाने आया वो बर्बाद करके ही गया। नेता हो, LIC वाला हो, बीमे वाला हो, MLM कंपनी वाला हो, दूसरी चीजों वाला हो, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आदमी हो, कोई पेस्टिसाइड बेचने वाला हो, कोई DAP यूरिया बेचने वाली कंपनी का आदमी हो, जो भी आ गया गांव में बेच कर ही गया, झोला उठा के आया। मैं भी ऐसे ही बैग सा लेके जाता था जिसमें कागज थे। भाई साहब 4 साल लगे भौंक भौंक के लोगों को समझा समझा करके मैं गांव में जाता, सुबह निकलता, जिस गांव में भी मेरा 8 बजने को होते उसी स्कूल में घुस जाता, सरकारी स्कूल के मास्टर से, प्राइवेट स्कूल के मालिक से, गांव के सरपंच से, चौपाल में बैठे हुए बुजुर्गों से, किसी से भी मिलो, बात करो, यही बात यही बात यही बात यही बात करते करते जब भाई साहब 2019 में जाके लोगों को ट्रस्ट होने लगा। कैन यू इमेजिन कि भाई ये आदमी इतने दिनों से बोल रहा है, लगातार गांव गांव जाके कर रहा है इसको, मतलब तेरे को कुछ नहीं चाहिएगा सच्ची में? अरे कुछ मांगा है क्या आज तक तुमसे? वो लोग ये पूछते, उनको ये यकीन ही नहीं होता कि आदमी बिना ही मांगे चल रहा है। मतलब वो मैं कह रहा हूं गांव में आया आ गया, डॉक्टर साहब आपका क्या, आपका कुछ हमको कुछ पे करना है। किस लिए पे करना है? नहीं आप इतना खर्चा करके आ रहे हो तो मेरे को परमात्मा दे रहा है, हो रहा है, चल रहा है, जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा। कभी इलेक्शन में 2019 में तो चुनाव से पहले सब जगह पे ये चर्चा चल गई, ये चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने गांव को सुधारने के चक्कर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना शुरू कर दिया जहां से मैं पैदा हुआ था। तो सारे के सारे लोग एक ही बात कहते, चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मैंने एक गांव को जाकर जब जगाया था, घर घर गया, मैं हर घर में गया, हर घर में जाकर के मैं सारा कुछ नोट करके लाया, सारे कागज तैयार किए, फिर पूरे गांव को इनवाइट किया घर घर जाके, फिर सबको बैठ के समझाया, फिर सारा गांव तैयार हो गया। गांव वाले बोले यार इतनी बड़ी सभा तो मुख्यमंत्री की नहीं होती हमारे यहाँ पर, क्योंकि आगे 2000 लोग गांव के सारे उठ करके, उनको लगा अब वहां तो किसी MLA की इतनी सभा ना हो कि एक गांव में इतनी बड़ी सभा, तो सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। SP का फोन आया, आपने किससे पूछकर सभा करी?
है एमएलए कहता है ये तो चुनाव लड़ेगा। एमएलए ने अपने गुर्गों को बोलना शुरू कर दिया कि जहां भी ये जाए इससे पहले खबर फैला दो कि ये चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। तो मैंने कहा चुनाव लड़ना इतना गंदा होता है क्या? क्योंकि सारे गंदे लोग हैं, तो चुनाव लड़ने को गांव वाला आदमी अच्छा नहीं मान रहा था कि चुनाव में जाकर के सारे ऐसे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई मैं एक काम करना यार, मेरा चुनाव के लिए नहीं चला हूं मैं मतलब मेरा पर्पज है बेसिकली आप लोगों को जागृत करने का, तुम ही समस्या का समाधान कर सकते हो। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं तुम्हारे पास 2019 के बाद आ जाऊंगा यार, चुनाव के बाद। तो मैंने अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर का एक गांव चूज किया फिर काम करने के लिए कि तुम भाड़ में जाओ, अपन वहां कर लेंगे भाई। ऐसी जगह किया जहां पर रेत ही रेत था, रेगिस्तान का एरिया था, वहां काम किया। वहां गांव वालों ने फिर सर पे बिठा लिया, फिर सराखों पे बिठा लिया, फिर गांव वाले पूछ सब कुछ। चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, डॉक्टर साहब किसको वोट दें? मगर मुझे क्या पता, ना ना जिसको आप बोलोगे वोट देंगे। अरे मैं नहीं भाई, अभी मैं इतना बड़ा नहीं काबिल हुआ, ना ना जिसको आप कहोगे उसी को देंगे। भाई देखो मैंने अभी ये कोई सरपंच तैयार नहीं किया है आपके गांव में से, मैं तो 5-6 सरपंच तैयार करूंगा, उनमें से कोई बन जाए फिर ठीक है। आपने कैसा जीवन जिया मैं कैसे आपको प्रमाणिक सिद्ध करूं? अपने विवेक से निर्णय लो, मैं नहीं बढ़ूंगा बीच में। ऐसा करते करते हम लोग एक लेवल पर पहुंच गए जब हमने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया जिसमें 100% रोजगार था संभव, 100%। और जैसे ही हम उसके लेवल 2 पर गए 3 मार्च 2020 को, तो 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। हमारे सारे काम करे कराए पे फिर पानी फिर गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि लॉकडाउन में मैं तो घर पे नहीं बैठा एक दिन भी, मैं तो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट का बना के कार्ड चेप के गाड़ी पे, और मैं तो पूरा तमाशा देखते नहीं, क्योंकि हमको तो पहले से मालूम था ऐसा होने वाला है। लॉकडाउन लगने से पहले मेरी वीडियोस थी, मेरा चैनल था, 5-6 लाख लोग जुड़े हुए थे उससे, सब उड़ा दिया उन्होंने सब, क्योंकि मैं उसमें बोलता होता था लॉकडाउन लगने वाला है, बचना, लॉकडाउन लगने वाला है, तुमको विरोध करना है, तुमको विरोध करना है। ना जी ना, कोई मतलब नहीं। लोग बोलते ये काउंसलर बना था, इतना अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था, इतना अच्छा काउंसलर था, कहाँ गांव की भलाई की बात करता था, तो टोटल नेगेटिव हो गया। फिर लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी चैनल के ऊपर, और चैनल को रिपोर्ट करके वो चैनल उड़वा दिया। मतलब तब जा करके फिर शुरू में बोलते थे, शुरू में भी पागल ही बोलते थे जब बोलते, फिर बाद में जब समझ में आया लोगों को, फिर लोगों ने फिर से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अभी फिर से एक्सेप्टेंस शुरू हुई है, अब पता नहीं क्या होने वाला है? अभी लॉकडाउन दूसरा लग जाए। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, अगर समाज को आपके ऊपर भरोसा हो गया तो समाज आपको किसी काम की कमी नहीं पड़ने देगा, इसकी गारंटी है। हमने एक योजना बनाई है कि जो साथी जनता सरकार मोर्चा के साथ दिल से अपने समाज के लिए काम करेंगे, वो 1-2 साल का काम निपटा लो, बस जैसे तैसे करके निपटा लो। कुछ ट्रेनिंग्स हैं वो पूरी कर लो, आपका जो क्षेत्र है वो चूज कर लो। मुझे कैसे पता कि आप सच में समाज के लिए काम करने वाले हो? मुझे नहीं मालूम भाई। आप में कितना लालच कब आ जाए मुझे नहीं पता। मैं कंट्रोल भी लेना नहीं चाहता कि मैं जिसको चाहूं उसी को प्रमोशन मिले, क्योंकि मैं तो इस कंट्रोल के ही खिलाफ हूं ना। चले आजादी के लिए हैं, फिर आप लोग या कोई और साथी फिर हमारे यहाँ हाजिरी मारने लग जाए तो हो गया काम खत्म, फिर तो सारा वही काम शुरू कर दिया फिर तो हमने। तो हमारे सामने चैलेंजेस बड़े हैं कि उस व्यक्ति की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, वो अपने समाज में कैसे निकलेगा। हाँ, 1 जनवरी 2025 मेरा इरादा है, मैं एजुकेशन पर काम करने वाला हूं। 1 साल मैंने मैक्सिमम मान के चला हूं कि 1 साल मुझे एजुकेशन पर लोगों को जगाने में लगेंगे, चाहे मैं पैदल निकलूंगा चाहे मैं साइकिल से निकलूंगा। 1 साल मुझे दौड़ना है सिर्फ जगाने का एजुकेशन पर। भाई ठीक है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे फलाने पे बहुत बोल लिया, अब अपने कोर काम, मेरा कोर काम एजुकेशन है। तो मैं जो गुरुकुल खोलना चाहता हूं, मैं जैसा स्कूल खोलना चाहता हूं, मैं जैसा विद्यालय खोलना चाहता हूं, मैं जैसा विद्या का मंदिर खोलना चाहता हूं, मैं जिस तरह की जगह को तैयार, मैं जैसे बच्चों को जिस तरह से तैयार करना चाहता हूं कि बच्चे समाज के लिए तैयार हों और एक एक बच्चा समाज का हीरा बन के निकले, उस विद्यालय की शुरुआत के लिए मुझे लोगों की सर्च करनी है। जैसे मैं पिछले 6 साल से अपने उस विद्यालय के लिए टीचर्स का सिलेक्शन कर रहा हूं, मतलब मैं 6 साल से सिलेक्शन प्रोसीजर रिक्रूटमेंट चालू है। जिस बंदे ने अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कर ली,
जो बंदे ने उस पे अपने गांव में काम स्टार्ट कर दिया, उसकी हमने फिक्स कर दिया कि तुम पक्का अपने यहाँ आएगा, वहां अपने साथ काम करेगा। उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं कि जो अपने कार्यकर्ता होंगे 2026 में 25 वाली यात्रा पूरी करके 26 वाला सेशन हम शुरू करेंगे। 26 वाले सेशन के बाद आपके सबके बच्चों की पढ़ाई और उनके फाइनल जीवन में कहां स्थापित करना है उसकी जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा ले लेगा, गारंटी। उसकी तो गारंटी मैं लेता हूं, अगर हम तब तक जिंदा रहे तो। ठीक है, मतलब ये तो अपना हो गया। रही बात आपके स्वावलंबन की, तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे। आपके पास कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ही ना, तो उस टैलेंट का सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे। हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने की बजाय कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ चलेंगे। वो जैसे जैसे हम लोग मिलते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग साथ काम करते जाएंगे, हमें एक दूसरे की नेचर का पता चलता जाएगा। और जब हम समझ जाएंगे कि ये लोग तो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, भाई एक हमारे हरियाणवी में कहावत है कि जैसे हम वैसे हमारे सगे, न हमारे ऊंट न उनके गधे। इसका मतलब है कि हम जैसे होते हैं वैसी ही मानसिकता के लोग हमारे साथ ताउम्र चल सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर हमसे उलट उनकी विचारधारा या उलट उनकी डिमांड जीवन से होगी तो वो एक समय के बाद हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। अदरवाइज हमारे जैसा व्यक्ति लाख मतभेद होते हुए भी वो हमारे साथ ही रहेगा। तो जो ईमानदार लोग रहेंगे, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो हम भी रहेंगे, और हम एक जैसे लोग मिल करके आने वाले टाइम में ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि हम कम से कम आपको और आपके परिवार को भूखा तो मरने नहीं देंगे, इतनी तो गारंटी है। बाकी क्या दे पाएंगे क्या नहीं, इस पे अभी बोलना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है अगर हम सामूहिक रूप से कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी आदमी बेरोजगार बचेगा। उसका कारण बताता हूं मैं। आप में से कोई ना कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी इंडस्ट्री है, जिसको काम करने के लिए योद्धाओं की जरूरत है, काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है। अगर उसको ईमानदार व्यक्ति काम करने के लिए मिलता है ना, भाई साहब सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी कंपनी वाले के लिए। ईमानदार आदमी नहीं मिलता, कंपटीशन ही नहीं है यहाँ कोई ईमानदारी वाले सेक्टर में। दूसरी बात, हमको एक जैसे लोग मिल गए, हम साथ लग के भी बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये थोड़ा लॉन्ग रन में चलेगा। जैसे कि कुछ कार्यकर्ताओं को अभी क्या हुआ, एक संगठन है मान लो, वो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को पैसे देने स्टार्ट कर दे, मान लो कि भाई तेरा खर्चा घर का इतना है और तुम इतना खर्चा ले लो और तुम समाज के लिए काम करो। जैसे ही कोई व्यक्ति खर्चा लेना शुरू करेगा समाज का काम करने के लिए, तब वो क्रांतिकारी से नौकर हो जाएगा उसी टाइम। फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, फिर वो क्रांति नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने क्या योजना निकाली थी, बहुत टाइम पहले हमको एक दानी सज्जन मिले थे। वो बोले कि आपको मैं पैसा दे देता हूं, आप अपने साथियों को खर्चे के लिए दे देना। तो मैंने मना कर दिया कि मैं पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि देखो जनता सरकार मोर्चा का मैं अकेला मालिक नहीं हूं भाई, मैं थोड़ी ना हूं हेड उसका, तो मैं पैसा नहीं लूंगा। मेरे साथी हैं तो फिर खर्चे के ऊपर जूत बजेगा हमारा कि अगर हमारे पास गाड़ी छोटी है बड़ी ले लो, अभी हमारी नीची गाड़ी है ऊंची ले लो, अभी अभी मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, अभी हमारे को बड़े वाला मोबाइल भी चाहिए महंगे वाला। सारे साथी कहेंगे ना फिर, है कि नहीं? फिर वो सारे साथी चल पड़ेंगे इस चीज की तरफ, तो खर्चे पे बड़ा रोड़ा होएगा। तीसरी बात, अगर किसी साथी को क्रांति करने के बदले पैसा दूंगा तो भी ठगी हो जाएगी, वो भी संभव नहीं है देश के साथ। तो इसका क्या इलाज है कि जैसे मान लो भाई किसी कंपनी में नौकरी करता है, तो इसको बोलेंगे कि तुम वहां छोड़ दो और इस लाला जी के पास नौकरी कर लो, जो आपका टैलेंट है, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये डाइटिशियन है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, जो भी है, कि तुम इसके पास जॉब कर लो, जो भी करनी है ना तो ये जॉब कर लो। तो अब तुम सीधा जो पैसे इसको दो, लाला को, मैंने उस अमीर आदमी को बोला कि लाला जी को पैसा दो इसकी तनख्वाह का, और लाला जी को बोल दो ये महीने में 15 दिन छुट्टी मारता है चाहे 10 दिन छुट्टी मारता है, जब भी ये जेएसएम के काम जाएगा इसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। तो जितने दिन ये खाली बैठा है अपना काम कर रहा है, तो इसका स्वाभिमान जिंदा बचा रहेगा कि मैं अपने बच्चों का लालन पोषण मैं कर रहा हूं,
उसको ये नहीं लगेगा ना कि तेरे को भीख मिल रही है या सहायता मिल रही है, सहायता नहीं होगी, समझ गए ना। तो उसके लिए रास्ता ये निकाला था हमने कि हम लोग ऐसे लोग ढूंढ लेंगे जो एम्प्लॉइज जिनको चाहिए, और अपने लोग अपने वहीं पे काम करें जहां वो कर रहे हैं, और उनके लाला जी को ही बोल दे कि इसकी छुट्टी नहीं कटेगी, बस बात खत्म। ये अपना 30 के 30 दिन काम करना चाहता है 30 दिन करे, ये 20 दिन करना चाहता है 20 दिन करे, इसके बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। तो ये चला था कि हाँ ये किया जा सकता है। तो मैंने अभी उनको होल्ड पे रख लिया। मैंने कहा पहले हमारी लेवल 3 की ट्रेनिंग तक जाने दो, कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता है, कहाँ साथ में काम करेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना पता चलता रहेगा ना कौन क्या कि किसके साथ ठगी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद में अपने आप ही वो लोग छट जाएंगे, और साथ में छट गए फिर तो किसी को मतलब यार इतने सारे साथी थोड़ी ना एक दूसरे को भूखा मरने देंगे, मतलब समझने का बात ही नहीं है। ये तो परिवार बन रहा है, बड़ा परिवार बन रहा है, सबकी सुरक्षा के लिए प्लान है। प्लान तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करेगा कैसे कैसे लोग हमको किस किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आएंगे। हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास विजन है, दिमाग है, समझ है, और ये मालूम है क्या करना है। हमारे पास जज्बा है, 24 घंटे दे सकते हैं, शरीर दे सकते हैं, दिमाग दे सकते हैं, जबान दे सकते हैं, यही है और कुछ नहीं है। इनको छोड़ करके जो भी होगा वो सब मिलकर के सबके परिवारों के लिए होगा, तो टेंशन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साथी हमें मिल रहे हैं ऐसे ऐसे साथी अगर मिलते रहेंगे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस जीवन काल में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन देख कर जाएंगे, देख कर मरेंगे, सीधी सी बात ये है। तो ये युवाओं के लिए है, युवाओं का सवाल है। अगर अनवैक्सीनेटेड युवा शादी करने के लिए अनवैक्सीनेटेड युवती चाहिए उनको, तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी? देखिए इसका एक बड़ा आसान सी बात बनती है। ये समस्या लगभग सभी कौम और सभी जितने भी सरनेम हम लगाते हैं उन सब में है, सभी कास्ट में जब हम कहें जिस तरह से हम लोग बटे हुए हैं उससे। फिर एक चीज और समझ में आती है कि जब मैं ये देखता हूं ना कि जो गुजरात का पटेल है वो है जो हरियाणा का जाट विस्थापित होकर वहां गया था, तो पता चलता है ये एक ही खून है सब जगह। तो मुझे लगता है कि हम सबका जो खून है कहीं ना कहीं आपस में मिलता जुलता मिलेगा ही, क्योंकि ये डीएनए में होता है लड़ना। अभी मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि आपको अगर लड़ने के लिए बाहर कोई आदमी नहीं मिलेगा तो आप घर में जाके लड़ोगे, क्योंकि ये लड़ने वाली कौम है। जो लड़ने वाला खून होता है वो लड़ने के लिए कारण मांगता ही मांगता है, जो क्षत्रिय खून है। तो अपने को क्या करना है, हम ऐसा देख रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा एक बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में एक नई कौम की तरह जाना जाएगा कि ये जेएसएम वाले हैं, और दूर से ही देखते ही बात करते ही जब कोई डीसी से बात कर रहा होएगा ना, जैसे मैं बताता हूं आपको कि पिछली बार जब अपनी 7 दिन की ट्रेनिंग हुई तो उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा था कि हमको सरकारी अधिकारियों से कैसे बात करनी है। तो सुनील ने आपको बताया ही था कि अपने साथी अब रिव्यू भेजते हैं उस ट्रेनिंग के। आज 15 दिन होने वाले हैं, 15 दिन तो हो ही चुके हैं, मतलब 17 दिन हो गए। उस ट्रेनिंग के 17 दिन के बाद अब हमारे को रिव्यूज मिल रहे हैं, और वो हमको बताते हैं जब हम वॉइस मैसेज पढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब आज डीसी से मिलके आया, आंखों में आंखें डाल के बात करी, उसने ही नजरें हटाई, मैंने नहीं हटाई। कितने अलग ही कॉन्फिडेंस अपने बीच में हो गया है। अब अपन लोग जो है छोड़ने वाले नहीं है किसी को भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जेएसएम वाले हैं उनके लिए जो कार्यक्रम का मैंने आपको बताया था कि हम लोग आयोजन करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें 2-3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। अनाउंसमेंट नंबर 1 के हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ये कैमरा बंद करने के बाद, वो अभी कैमरे पे नहीं बोलूंगा। एक बात मैं उसमें अंदर करने वाले हैं कि हम लोग अनवैक्सीनेटेड के लिए अगर मैट्रिमोनियल चालू कर दें, जेएसएम मैट्रिमोनियल, जो सिर्फ अनवैक्सीनेटेड के रजिस्ट्रेशन के लिए ही होगा, तो पूरे भारत में लोग जो है वो साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से किसान को, और किसान अगर अपना ऑर्गेनिक सामान बेचता है
तो समाज के अंदर मैं ये समझता हूं कि जेएसएम के साथ जुड़ा हुआ किसान अगर ये कह दे, सिर्फ मुंह से बोल दे कि ये जेएसएम का किसान है, तो गारंटी मानी जाए कि इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अपने को एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपने को किसी का एफडीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये बोल रहा है तो बस कह रहा है तो कह रहा है, मतलब जबान की वैल्यू इतनी हो जाए। इस लेवल पे हमको अपना समाज के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करना है। और इसी तरह से एक जो पूरे कानून और पूरे सबूत हैं, जिसने रुपए ने जिस तरह से हमको बर्बाद किया है, तो उससे संबंधित एक ऐसी किताब जिसमें सारे दस्तावेज सबूतों के साथ उपलब्ध हों, वो भी शायद उसके अंदर रिलीज कर दी जाए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। कि देखते हैं कि कितने साथी साथ में जुड़ेंगे, ताकि ये जो क्रांति है ये रातों रात पूरे भारत तक पहुंच जाए। उस दिन के बाद ये समझ लीजिए रुकने का नाम नहीं लेने वाले। ये जो सरकार की तरफ से बायो फोर्टिफाइड राइस और जो ग्रेन्स आ रहे हैं, उससे कैसे बचें? देखिए, सबसे पहले अपने को यह मालूम होना चाहिए, जिस भी कागज के ऊपर, जिस भी पेपर के ऊपर, जिस भी पैकेट के ऊपर लिखा मिलता है बायो फोर्टिफाइड, इसका मतलब यह है, एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फैक्ट्री में बना हुआ सामान है, केमिकल से बना हुआ सामान है। इतनी सी बात तो अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगी, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, बायो फोर्टिफाइड वगैरह समझ में नहीं आता। यही तो अपनी लड़ाई है कि कुदरती तरीके से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और गैर कुदरती तरीके से क्या होना चाहिए। बाकी अगर आप जानना ही चाहते हैं तो अपने आसपास एफसीआई का गोदाम ढूंढिए। जहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, उस गोदाम के आसपास ही या उस गोदाम के अंदर ही वो लोग, प्राइवेट को भी देते हैं ना ये लोग रेंट पे रखने के लिए अनाज वगैरह, उनको स्पेशल केमिकल दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर तैयार होना है तो क्या करना है, अगर फैक्ट्री में तैयार नहीं है राइस, तो जो चावल उनके पास जमा पड़ा है उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए केमिकल दिया जाता है। वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको नहीं मालूम वो क्या स्प्रे है, लेकिन जिस घर में या जिस कोटे में हम लोग फोर्टिफाइड नहीं पहुंचा पा रहे, वहां स्प्रे वाला पहुंचा पा रहे हैं। तो जो कोटे से हमको राशन मिल रहा है वो अपने गरीब आदमी के लिए जहर से कम नहीं है, ये मानकर चलो। वो हर गरीब आदमी को कैंसर से मारने की पूरी योजना बना रहे हैं। तो इससे बचाने का काम भी उस गांव में रहने वाले उन व्यक्तियों को करना पड़ेगा, जिनको प्राकृतिक जीवन और केमिकल वाले जीवन में अंतर पता है, और जो ये समझते हैं कि अपने पड़ोसी को बचाए बिना हम लोग नहीं बच सकते। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था परिवर्तन का या सहभागिता से जीने वाला जो कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये समझ हम अपने लोगों को दे पाएं। हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएं। बता तो दिया, अभी अभी सुनील की ड्यूटी यही तो लगी थी कि हार्प के ऊपर बोलना है ना। क्या भारत स्वतंत्र हुआ है और 99 साल के लीज पर है? दोबारा बोलिए। क्या भारत स्वतंत्र हुआ है या 99 साल के लीज पर है? देखो भाई, भारत स्वतंत्र हुआ है कि नहीं ये तो पता चलेगा उस गुप्त दस्तावेज से जिसको ये एग्रीमेंट बोलते हैं कि हमारा आजादी का एग्रीमेंट है या आजादी का जो दस्तावेज है। अगर भारत आजाद हो गया है तो भारत सरकार उस दस्तावेज को ओपन क्यों नहीं करती है? वो गुप्त काहे को रखा हुआ है? ये तो भूलकर बताने की बात है। और इस पे आरटीआई डाली कुछ कार्यकर्ताओं ने, अपने वर्मा जी ने भी डाली थी। उसमें लिखा हुआ है कि भारत कब आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ तो वो कौन से साक्ष्य हैं या वो कौन मौजूद था वहां पर जब आजादी का एग्रीमेंट साइन किया गया, उनकी प्रामाणिक प्रति जो है वो हमको उपलब्ध कराई जाए। तो एक सवाल के जवाब में भारत सरकार कहती है हमको नहीं पता भारत कब आजाद हुआ। और ऐसे बहुत सारी आरटीआई है जिनके जवाब में भारत सरकार कहती है कि आपका सवाल काल्पनिक है, जिसमें वो कहते हैं आपका सवाल जो मतलब जायज नहीं है।
और इस सवाल रिलेवेंट नहीं है और इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। कई सवालों के जवाब में आया भारत सरकार का, ये गोपनीय दस्तावेज है, नहीं दिया जा सकता। मतलब तुम हमारी आजादी के नाम पर 15 अगस्त को करोड़ों रुपए फूंक देते हो, हमको हर घर तिरंगा लहरा देते हो, लेकिन जवाब में कहते हो कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है और इसका भारत सरकार को नहीं पता कि भारत कब आजाद हुआ। ये तो सरकारी दस्तावेज ही बोलते हैं भाई, हमको तो क्या पता, अब हम तो उस टाइम होते तो जरूर बताते। ये अभी के सरकार में इतने ज़्यादा जो हाईवे बन रहे हैं वो विकास है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या बन रहे हैं? हाईवे रोड। देखिए, आपने एक चीज समझ ली होगी, जितना भी सत्र हमने किया है कल और आज में, हमने आपको बताया अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 40 से 50 किलोमीटर के दायरे की ही वनस्पति, फूल, फल, सब्जियां, रोटी, अनाज खाने हैं। अगर आप वो खाएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, जब आपको ये सब खाना ही नहीं है बाहर का, तो फिर आप पढ़ने के लिए बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं और नौकरी करने के लिए बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं। तो जब आपके लिए देश के अंदर तरक्की और धरती माता का बचाव, एनवायरनमेंट का संरक्षण, इन सब के लिए जरूरी है कि हमें कम से कम ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जब हम यात्रा करते हैं और वो परिवर्तन एक भी पॉजिटिव नहीं होता। ये समझ लो, हम जैसे लोग जो 24 घंटे यात्रा में हैं, ये समझ लो हमने अपने शरीर को खराब करने का ठेका ले लिया है, क्योंकि ये यात्रा करना इतना सही नहीं होता। यात्रा बहुत खतरनाक चीज है। तो जब हम यात्रा करने के लिए निकलेंगे यहां से, तो आप मान करके चलिए कि ये जो यात्रा है ये किसकी, मतलब कैसे हो रही है? हवाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग, 3 मार्ग हैं। तीनों में से आपने पिछले 5-7 साल में एक चीज नोटिस करी होगी कि रेलवे के ट्रैक भी एलिवेटेड बन रहे हैं, नए ट्रैक बने हैं जो पुराने वाले ट्रैक से हट करके वो एलिवेटेड हैं, बड़ी हाइट बढ़ाई गई है उनकी, और हाईवेज भी एलिवेटेड बन रहे हैं। जो एलिवेटेड रेलवे है उस पर पे आप पूरा दिन में नजर दौड़ाओगे तो जो अगर सवारी वाली गाड़ियां जाएंगी, हमारी हमको इंसान ढोने वाली गाड़ियां जाएंगी, तो वो अगर 3 जाएंगी तो 30 गाड़ियां या 10 गाड़ियां ऐसी जाएंगी जिनमें केवल डबल डेकर वाले सामान और कंटेनर ही जा रहे हैं, और उन सब के ऊपर मतलब आपको जीभ दिखाता हुआ एक शब्द लिखा होता है, अडानी, है ना? अडानी अडानी अडानी, सब आपको यह बताते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, अपन खरीद चुके हैं प्रधानमंत्री को, तो तुम तो क्या किस खेत की मूली हो, हम सारा देश खरीदेंगे। अभी यही रेलवे हाईवेज का हाल है। एलिवेटेड हाईवे पर किसान की जमीन जबरदस्ती ली गई, उस जमीन के ऊपर जब काम चालू हुआ तो अभी जब वो हाईवेज बनकर तैयार हो गए हैं तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता है एलिवेटेड हाईवे के ऊपर कि किसान की गाड़ी वहां से नहीं जा सकती, मतलब उसकी जो बैलगाड़ी है उसकी ढोने वाली गाड़ी नहीं जा सकती है, उसका ट्रैक्टर ट्रॉली वहां नहीं जा सकता है, किसान की मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है और किसान का साइकिल वहां से नहीं जा सकता है। यानी वो अपने लोगों को अपनी ही धरती पर चलने का टैक्स तो लेते ही लेते थे, वो हमको वहां से चलने ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो रोड हमारे लिए तो कम से कम नहीं बने हैं। उस रोड के चारों तरफ, दोनों तरफ, मतलब 4 तो नहीं है, दोनों तरफ कोई भी रेहड़ी पटरी वाला या छोटा दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला सकता, यानी वो हमारे लिए नहीं बने हैं। केवल मल्टीप्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े वो, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम लोग ड्राइवरलेस गाड़ियां ला चुके हैं। तो असल में सामान ढोने के लिए हाईवेज बने हैं। आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको ये हाईवेज ऐसे चलते मिलेंगे कि भाई इधर वाले पोर्ट से चल करके श्रीनगर तक और इधर वाले पोर्ट से चलकर, यानी कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट या एक पोर्ट से भारत के दूसरे सिरे। कहने का मतलब यह हुआ केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ही हाईवेज का इस्तेमाल किया जाना है, यह तय है।
क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? उनको देख रहे हो? वो चलने दो, वो तो तमाशबीन लोग हैं, करने दो उनको तमाशा। इधर रखो ध्यान, इधर रखो, इधर देखना। यही है कि तुम्हारा फोकस किधर को रहेगा। अगर कल को समस्या से ध्यान हटाने के लिए विरोधी लोग अगर ऐसा करने लग जाएं तो है भाई, अगर विरोधी लोग ऐसा करने लग जाएं तो क्या होगा? देखो दूसरे के झगड़े में कितना मजा लेने का, स्वाद लेने का ऑर्डर ना, जी कर रहा होगा जाने का कि दोनों के हाथ में एक एक चप्पल पकड़ा दे कि लग जाओ, हम देखते हैं बाहर से, इधर से वीडियो बनाते हैं, है ना? तो उधर काहे को देख रहे हो? वो कानों से सुनना, वैसे भी देखोगे तो भी सुनाई कुछ देगा नहीं, समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या लग रहा है, ऐसे कर रहे हैं वो, करने दो, कोई बात, थोड़ी देर में हो जाएंगे शांत। ये रोज का काम होता है ऐसे ना, जो साथ में काम करते हैं उनके साथ ये रोज होता है, तो इससे ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो पता लग गया हाईवेज किसके लिए हैं, किसने बनाए हैं। आप देखो इनको बनाने का ठेका किसको मिला, किसी प्राइवेट बिल्डर कंपनी को। अब इसको टैक्स कलेक्शन का किसको मिला हुआ ठेका, उन्हीं कंपनियों को। यानी कि आपसे पैसे की लूट भी यही कर रहे हैं, बना भी यही रहे हैं, चल भी इनकी गाड़ियां रही हैं, ये आपके लिए है ही नहीं असलियत में। ये गौमाता के लिए जो लंपी जो रोग आया था उसके लिए जो उपाय बताया, वैक्सीन लेना है, ये जरूरी है या ये भी कोई चाल है? तो आवाज बढ़ाओ ना, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ा दीजिए। क्या था सवाल, क्या था? लंपी रोग के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है? देखिए जब आप केमिकल की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने लंपी के लिए पूछा है कि कोई इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको एक बात समझ लेनी है, शरीर में जितने केमिकल कम जाएंगे शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तो कोई सवाल मुझे लगता है अपनी टीम में से तो कोई इस तरह का सवाल ना ही पूछे तो बढ़िया है। मतलब जब हमारे को बॉडी को हील करने के लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने सारा सिस्टम दे रखा है, तो फिर बाहर की चीजों को बॉडी के अंदर क्यों को डालना। हाँ, केमिकल डाला हुआ है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सरकार ने प्लानिंग के तहत आपकी बॉडी के ऊपर डालते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि ठीक नहीं होती हैं, जैसे आपने नोटिस किया हो बिल गेट्स जो है एंटीवायरस पहले बनाता है, उसका वायरस बाद में डालता है। तो कंप्यूटर तब तक वो कुछ ना कुछ पॉपअप करता रहेगा जब तक आप उसके अंदर एंटीवायरस नहीं डालेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर अपने आसपास कौन भरोसे वाला व्यक्ति है, फिर वहां देखना पड़ेगा कौन कॉमन सेंस वाला। ये ध्यान रखिएगा, पढ़े लिखे डॉक्टरों पर भरोसा मत करना, ये सीधी सी बात है, ये मान करके चलिएगा। पढ़े लिखे सबसे ज्यादा गुलाम कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई गुलामी से बाहर सोचने वाला व्यक्ति हो, जिसका कॉमन सेंस जिंदा हो, जो सेल्स पर कम भरोसा रखता हो, जिसका टारगेट बिक्री ना हो, जो अपने को पैसे से ज्यादा कनेक्ट करके ना देखता हो, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए और सलाह अगर माननी है तो ऐसे ही व्यक्तियों की मानिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। एक मुश्किल सवाल है, राजीव भाई की मौत कैसे हुई और क्रांतिकारियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल है राजीव भाई की मौत का, उस पर बोलने के लिए मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं उस वक्त था वहां मौजूद, ना ही उसके बाद मैं वहां मौजूद था। लेकिन ये तय है कि जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगा उसका साथ ये चांस है, हो सकता है यही होगा। रही बात सावधानी की, तो मुझे नहीं लगता किसी क्रांतिकारी को कोई सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ एक ही सावधानी बरतने की सलाह मैं दूंगा कि अपने सीक्रेट्स कम से कम दूसरे लोगों तक जाएं। कैसे? आप कहां हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या रेगुलर आपके साथ कौन रहता है, ये चीजें सबको मालूम होती हैं लगभग, तो उनसे तो आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे अभी एक साथी की हमारे पास कई साथियों की कॉल आती है, मैसेजेज आते हैं
कि हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं और हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना देते हैं जिसमें आपके सारे क्रांतिकारियों को जुड़ने का मौका मिल जाएगा और वो सारे उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया। देखो भैया, ऑनलाइन क्रांतियां नहीं होती हैं, क्रांति होगी तो जमीन पर होगी, अपने लोगों से मिलने के बाद ही होगी, उन लोगों के बीच जाए बिना बात बनेगी नहीं। और एप्लीकेशन पर किसी मोबाइल की ऐप पर अगर डाटा दे दिया तो इसका यह मतलब समझ लेना कि आपने सारे क्रांतिकारियों की जान को खतरे में डाल दिया। तो यह काम करने से बचना है। अपनी जान को खतरे में डालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपनी अपनी जान को खतरे में डालिए, हम अपनी अपनी जान को खतरे में डालिए, पर अपनी वजह से अपने किसी दूसरे क्रांतिकारी साथी को नुकसान ना हो, केवल एक ही सावधानी बरतने की जरूरत है, बाकी कोई चक्कर नहीं। शुगर शाकाहारी है या मांसाहारी? हमने सुना है जानवरों की हड्डी का पाउडर मिक्स करते हैं। आप ही बता दो इसको, आपको मालूम? वो केमिकल वाला ही स्टोरी है। कोई भी जो चीज़ें नेचुरल नहीं है, भले हमें उसका पता हो या नहीं पता हो, जब गुड़ खा सकते हैं तो भाई शुगर क्यों खाना है। और ऐसे तो नामों की लिस्ट हम बनाते जाएंगे तो मुश्किल है। नेचर के साथ में रहना है, लॉ ऑफ नेचर फॉलो करना है, प्रकृति के साथ में रहना है, जो प्रकृति में है उसी को सीधा सेवन करे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। वैसे ही कोई केमिकल के संपर्क में न आए। हर एक केमिकल आपको बीमार पड़ने के लिए प्रयत्नपूर्वक डाला गया है, अभी मर्जी आपकी है। गांव में जो पानी की लाइन बिछाई है, अगर उसमें अभी तक मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन क्या हमें वो सपोर्ट करना है उस बात के लिए या नहीं करना है? गांव में जो पाइपलाइन है, इसके लिए बड़ा अच्छा सवाल है ये, और आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए इसके लिए। आप एक तो कोशिश करिए, अपने गांव में ऐसा इंतजाम करिए कि वहाँ जो पाइप की जो वहाँ वाटर वर्क्स है, जो पानी की टंकी को जो चलाता है, मोटर चलाता है ना एक बंदे की, वहाँ ड्यूटी होती है ऑपरेटर की, वो ऑपरेटर आपके गांव का हो, वो बाहर से ना हो। पहली बात तो ये है कि वो आप ही के साथ का आदमी होना चाहिए। नंबर 2, ये पूरा गांव मिलकर तय कर सकता है। नंबर 2, गांव को अपने पानी के स्रोत जो है दोबारा से रिवाइव करने के बारे में प्लान करना जरूरी है। आज के टाइम पर आपके पास अपना कुआं या हैंड पंप जो कि बिजली के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कम से कम अपने गांव में 4-5 हैंड पंप तो होने ही चाहिए जो हाथ से चलते हो, जिसमें बिजली का कोई रोल ना हो। तो गांव कम से कम प्यासा नहीं मरेगा उस चक्कर में। और तीसरा, पानी को टेस्ट करने वाले ये लोग अब आने लगे हैं आपके गांवों में कि अब आपकी पानी की टेस्टिंग हो रही है, पानी में कितना प्रदूषण है, कितना कुछ है। असल में वो ये चेक करने के लिए आ रहे हैं कि अभी और कितना बर्बाद होना बाकी है, कि हम लोग इनके ऊपर ये प्राइवेट कंपनियों को अगर दे दें तो इनको काबू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, पानी अभी बचा हुआ कैसा है। तो आप जैसे ही पानी के साफ करने के रास्तों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, अगर अभी भी हम केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर दें, अपने जो लघु उद्योग है वहां पर बना हुआ साबुन, वहां बना हुआ शैम्पू, केमिकल रहित अगर चीजें यूज करना शुरू कर दें और पानी को इस तरह से मैनेज करें कि वो गटर में कम से कम जाए, वो नीचे कम से कम जाए, और ऊपर जो है हमारी धरती जितनी ज्यादा खुली हो, खुली मतलब फर्श ना हो, पक्की ना हो। इन्होंने सारी गलियों को पक्का करने का, सारे आंगन पक्का करने का, ये पूरा का पूरा खेल है। हमको समझना पड़ेगा कि पानी लॉगिंग जो है वो बनी रहे और पानी धरती में ना जाए, ये ऐसी पूरी योजना बना रहे हैं। तो हमको वापस प्लान करके ये करना पड़ेगा कि धरती जितनी ज्यादा खुली रहेगी, ओपन रहेगी, उतना ज्यादा बेहतर है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। और पानी जितना सीवरेज में कम जाएगा, जितना नीचे जाएगा, केमिकल्स के साथ मिक्स कम होगा, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यह प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अपने पानी के स्रोत होने चाहिए, एक हमारे पशुधन के लिए और एक हमारे मानव धन के लिए, दोनों के लिए एक एक चीज, एक एक तो स्रोत बड़ा हो और बाकी छोटे छोटे नलके हो। तो इतना रहे बहुत है। फिर पानी की टंकी वालों का ऐसी तैसी फिर क्या फर्क पड़ता है, अपने को पानी अपने पास है। तो ये मैं थोड़ा पूरा पढ़ता हूँ। मैं सागर झांझुर ने रिटायर्ड फौजी हूँ। जब रिटायर्ड हुआ था उससे पहले पेंशन फॉर्म पर लिखा गया था कि आप पेंशन 50% सरकार को जमा करो,
उससे आपको सरकार इकट्ठा 10-12 लाख रुपया देती है और हर महीने आपको पेंशन से ये कटिंग चालू करते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है? मतलब जितना पेंशन उनको मिलता है उसका 50% वो काटना शुरू कर देते हैं। देखिए बड़ी बात यह है, आप अपने जीवन की बड़ी पारी जो जवानी में खेलते हैं वो आप खेल चुके हैं, तो आपको जितने बड़े संसाधनों की जरूरत थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब जब आपको बिल्कुल एंड में जाकर के सारा शरीर काम करना बंद कर जाएगा, उस वक्त वो 12-15 लाख रुपया अगर मिलेगा भी तो उसका क्या करोगे आप? तो बेहतर यही है कि सरकार को चिट्ठी लिख करके आप बताना शुरू करो, उसको कहो कि मुझे अपना कोई पेंशन प्लान नहीं लेना है, जितना जमा हो गया है मेरा दे दो, और बाकी का जो पैसा है मुझे हर महीने पूरा का पूरा चाहिए, और जो पूरा का पूरा पैसा है उसको अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से खर्च कीजिए, अपने पड़ोस पर खर्च कीजिए, अपने गांवों पर कीजिए, जहां भी हो वहां नेकी पर खर्च कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि हमको जो कमाना होता है वो अपने घर भरने के लिए या अपने लिए नहीं कमाना होता है, बल्कि समाज के लिए कमाना होता है। ये मैसेज अगली पीढ़ी में जाना बहुत जरूरी है, और ये हमारे बुजुर्ग जो हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम खूब होता है और उनको ये मालूम होता है कि यार कुदरत ने जितना उनको दे दिया आज की पीढ़ी में किसी को नहीं मिल रहा है, ना ही उतना सम्मान ना ही उतना पैसा। तो आज की पीढ़ी को नए रास्ते पर लगाने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, यदि आप कर सकते हैं तो मेरा सुझाव ही है। अब इसमें और तो हम क्या ही बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि अभी ये सरदार जी बैठे हुए हैं, ये एक खास तरीके से जीना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो अमृत चखा हुआ है और इनके पास तो महाराज जी की कृपा इनके हाथ में रहती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ये यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बाकी लोग नहीं यूज कर सकते। दूसरा, मैं कहता हूं कि भैया जी मैं तो अपनी शादी के तौर तरीके हमारे ये हैं, हमारा तो कानून ये कहता है, तो वो कहते हैं नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, जैसा कानून में लिखा है तुम सबको यही मानना पड़ेगा। किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी भी जगह के लोग हैं, आप सबके लिए एक ही कानून है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यानी अगर हमको टाइम फिक्स कर दिया तो इतना ही रहेगा। जबकि हमारी सामाजिक संरचना किस तरह से चलती है कि हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, हमारी जो कौम है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारा कौन सा मतलब हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। ये सोच करके पूरे समाज की संरचना बनी हुई है। असल में ये पूरी सामाजिक संरचना को खत्म करके एक रूप में लाने का प्लान है, जिसका मैं दिन में भी जिक्र कर चुका हूं। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन ऑर्डर, वन यूनिफॉर्म, वन सिविल कोड, वन कानून, वन सब कुछ। आपको दिखाया यह जाएगा कि हम मतलब जिसको एक परसेप्शन बनाते हैं ना, मान लो आपने ये कह दिया कि भाई जैसे हरियाणा में गए, हरियाणा में उन्होंने जाटों के खिलाफ पूरा अभियान छेड़ दिया कि जाट तो बड़े गुंडे होते हैं और जाट तो बड़े ये होते हैं वो होते हैं, तो ये क्या कहेंगे कि जाटों को सही रड़क निकल जाएगी। इधर आओगे, थोड़ा सा यूपी में आओगे, इधर मुसलमानों के लिए चालू हो जाएगा कि मुसलमानों का इलाज हो जाएगा। फिर उधर जाओगे तो उधर राजपूतों के साथ जो हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान में राजपूतों को ऐसा साबित करते हैं राजपूतों के साथ सही सेट हो जाएंगे। उधर गुजरात में जाओगे तो पटेलों के लिए बोलेंगे कि पटेल ऐसा करते हैं, पटेल सीधे हो जाएंगे। असल में सीधा कोई नहीं होना, सबको सीधा करने का प्लान है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपको खामखाई की डिबेट में उलझाने का प्लान है। अरे भैया, भारत की खासियत ही ये है कि ये अलग धर्मों के, अलग जातियों के, अलग तरह के, अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ये अलगाव ही तो हमारी खासियत है कि इतना अलग होते हुए भी हम एक तरह से सोचते हैं। यही तो ब्यूटी है। इस ब्यूटी को खत्म करने की योजना है। गुलशन में सारे के सारे फूल सफेद उगाने की योजना है। गुलशन की सुंदरता अलग अलग फूलों से है, हमारा अलग तरीके की सभ्यताओं में ही है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को बड़ा खड़ा होकर के इसके ऊपर बोलना चाहिए कि भैया जी हमको सब पर एक कानून नहीं चाहिए। हां, अगर आप एक कानून लाना चाहते हो अपराध के मामले में ले आइए कि अपराधी किसी जात का भी हो, उसको महीने भीतर सजा मिलनी तय होनी चाहिए।
वो चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या हमारे में से कोई आम इंसान हो, अपराध के मामले में केवल, बाकी चीजों को, जीने के चीजों को अधिक अपराध मत बनाइए कि आप अगर किसी धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हो तो आप उसको अपराध की श्रेणी में लेने लग जाओ, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है एक ही धर्म होगा पूरी दुनिया का, कृष्णाम जिसको वो लोग बोलते हैं, और वो कहते हैं केवल वही होगा। तो अगर हिंदू धर्म के लोग अगर गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो सर कलम करवा दिए जाएंगे, जेल में भेज दिए जाओगे। मुसलमान अगर कोई अपना कोई कुरान पढ़ेगा या फिर कोई सिख जो है वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने की कोशिश करेगा, उनको सबको जेल में भेज दिया जाएगा। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको समझना पड़ेगा बड़े आराम से, बड़े ध्यान से। कुछ स्वावलंबी गांव या आदर्श गांव अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम लोग अलग से गांव बसाएं या जो गांव है अभी उसी को मॉडल बनाएं? आप कभी भी अलग गांव नहीं बसा पाएंगे जिसको स्वावलंबी गांव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर दिन में चर्चा हुई थी। अपने गांव को छोड़कर जाने वाले, समस्याओं से भागने वाले ही असली समस्या हैं। हमको जहां पर जो लोग रहते हैं, हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर गांव बसाए थे। गांव बसाने के लिए जो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है उसको ध्यान दीजिएगा। वहां पर मौजूद लोगों के हिसाब से पर्याप्त पानी होना चाहिए और उनके खाने जितना उगाने की जितनी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। इस तरीके से सिर्फ खाने जितनी, वो उनका व्यापार उनके दिमाग में नहीं था, क्योंकि वहां रह करके अगर हम कोऑपरेटिव सिस्टम बनाते हैं, को एग्जिस्टेंस को अगर हम ध्यान में रखते हैं, सहअस्तित्व को, तो वहां रहने वाले लोग आपस में सही तरीके से रह सकें, केवल इतना ध्यान में रखकर हमारे बुजुर्गों ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी। तो जो लोकेशन आपके गांव की है उससे विस्थापित करने के लिए ही इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं, शुगर की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, ये डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि आपके गांव में इतनी गंदगी आती रहे, इतनी स्मेल आती रहे कि आप खुद से गांव छोड़ने को मजबूर हो जाओ। और फिर शहरों के नजदीक इन लोगों ने बड़े बड़े वो कबूतर खाने बनाए हैं कि पूरा गांव विस्थापित होकर यहां पर आ जाए। एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 5,000 4,000 आदमी आराम से रह सकते हैं, ऐसा ये इंतजाम करते हैं। और इतने बड़े गांव तो हमारे नहीं होते हैं कई जगह पर। तो आपको यह समझना चाहिए कि गांव विस्थापित करके नया गांव मत बनाइए, उसी गांव में जाइए, लोगों से बात कीजिए, उन लोगों के खून में, उन लोगों की स्मृतियों में, उन लोगों के डीएनए में उन समस्याओं का समाधान पहले से ही मौजूद है। केवल आपको अंदर से उनका वो विश्वास जगाना है कि तुम गलत नहीं थे, तुमको गलत टेलीविजन ने साबित करने की कोशिश की है, तुमको वापस अपनी सभ्यता संस्कृति के ऊपर गर्व करने की जरूरत है और अगली पीढ़ी को यह ज्ञान ट्रांसफर करने की जरूरत है, यह बताना पड़ेगा। जब आप इन लोगों का यह विश्वास जगाएंगे तो वो लोग खुद से उस गांव को स्वावलंबी गांव बनाने की दिशा में अपने आप जुट जाएंगे, यह मेरा इतना पूर्ण विश्वास है। जेएसएम ने कोई स्टडी मटेरियल तैयार किया है क्या, और कोई ऐसी प्लानिंग है क्या स्टडी करने की? जेएसएम के स्टडी मटेरियल के लिए मैं बता दूं, पूरा सिलेबस तैयार हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब हमारी 3-4 ट्रेनिंग 7-7 दिन की और उसके बाद के 4-4 दिन की हो चुकी होगी, तो उन साथियों को जिनको हम ट्रेनर तैयार करके भेजने वाले हैं कि ये हमारे अब नए ट्रेनर हैं, क्योंकि हमारे गले की एक सीमा है भाई, इसकी कभी भी बैंड बज सकती है। तो इसकी बैंड बजने से पहले हम इसको बचा लें, तो इसको बचाने का काम आप जैसे लोगों को करना पड़ेगा कि भाई अब तुम इससे एक कदम आगे बढ़ो। भाई ए फॉर एप्पल कब तक पढ़ाते रहेंगे हम लोग, ये सोचो जरा। तो ए फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए आप लोग आ जाओ, हम इससे ऊपर पढ़ाने को लिए नई मात्राएं सिखाने के लिए बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास एक टीम तैयार हो जाएगी तो उस टीम को सिलेबस के साथ ही उतारेंगे, चिंता मत करिए। अभी महाराष्ट्र में बारिश नहीं है, उसका कारण बता सकते हैं? बता दिया। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने बताया था कि स्कूल में अभी जो नया फोर्स वैक्सीनेशन करेंगे तो क्या स्टैंड लेना चाहिए फिर पेरेंट्स को? देखो, ये वो बोलते हैं क्या स्टैंड लेना चाहिए, मैं तो चाहता हूं लगवा लेना चाहिए। नहीं,
लगवाना चाहिए? फिर मेरे से क्या पूछते हो, क्या स्टैंड लेना चाहिए? अपने को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही इस तरीके से डिजाइन या इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। आप सोचिए, आपका गांव हो, आपके गांव ने ही तय किया हो सिलेबस। मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे को उसके जीवन के लिए तैयार करने वाली एजुकेशन मिलनी चाहिए आपके बच्चे को, या फिर नौकरियों और कंपनियों का नौकर बनने की एजुकेशन मिलनी चाहिए? बताइए। खुशी के पीछे दौड़ने के लिए बच्चों को तैयार करना है या पैसे और पैकेज के पीछे दौड़ने के लिए करना है? तो उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूरा गांव मान के बैठ के चर्चा करेगा, रिजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? उसका ये एक लाइन ही तो रिजेक्ट करनी है बस, ये वाली लाइन नहीं मानी जाएगी। ग्राम सभाओं की मीटिंग हो, ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर लिखित दस्तावेज पास हो, वो पास करके हमें गांव की चौपाल में या ऐसी जगह पर परमानेंट लगा देना है कि अगला सरपंच आए, पंच आए, नए लोग आए, ये जो पत्थर पे लिख दिया गया है गांव के लोगों ने, ये कभी नहीं बदला जाएगा। राज किसी का हो, जबरदस्ती शरीर के साथ छेड़खानी किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो पूरा गांव तय कर ही सकता है। ये तब करेगा जब आप जाकर गांव में लोगों से बात करोगे, उनके साथ संबंध बनाओगे, उनके साथ रिलेशनशिप में एक साथ बैठोगे, उनके साथ में ये बताओगे कि हम सबको मिलकर के लड़ना है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। जब ये तय हो जाएगा, गांव जब एक रूपता में सोचने लग जाएगा, उस वक्त पूरा गांव आपके लिए इंतजार करेगा कि वो जो गांव की कमेटी है 5 आदमियों की, 11 आदमियों की, वो कमेटी क्या बोलती है इस आदेश के बारे में। कल को वो कमेटी आज की पार्टियों और संगठनों की तरह करप्ट ना हो जाए, इसके बारे में भी पूरी लंबी चर्चाएं होंगी। क्योंकि अभी तो शुरुआत भर है, ये चलता जाए, हजारों साल तक ये परंपरा बनी रहे, ऐसा इंतजाम करने की योजना है हमारी। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 साल का खेल खेल के वापस चले जाना है। महाराष्ट्र में राजू भाई की प्रेरणा से गुरुकुल चलते हैं, तो उस टाइम राजू भाई ने कुछ बताया था कि 5 साल तक के बच्चों को, माने 5वीं तक की कक्षा को कुछ सिलेबस बनाया था, इनके पास वो उपलब्ध नहीं है। तो आपको कुछ पता है क्या उसके बारे में? देश भर में जो हम गुरुकुलीय व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करेंगे, यदि उस गुरुकुलीय व्यवस्था को किस तरह से चलाना है और वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से हमने अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, इसका सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी पीछे संजीव शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनको दी गई है। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से वो सारे के सारे सिलेबस तैयार करके इकट्ठा पाठ्यक्रम बना करके एक कॉमन पाठ्यक्रम बनाएं, जिसके हिसाब से गुरुकुल या लोग अपनी तैयारियां चालू करें। उसके लिए पूरा प्रयास जारी है। वो जल्दी ही हम सभी लोगों को, जब भी हम लगना शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे, हम सबको उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि जब अपनी टीम ग्राउंड पर उतरने लगेगी तो उसके पास इन सभी सवालों के जवाब होंगे। क्योंकि लगभग जहां भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं, इसी तरह के सवाल निकल कर आते हैं और वैसे ही सबकी यही डिमांड है। तो जब गांव का आदमी भी इन चीज़ों के बारे में समझना शुरू करेगा और बोलना और पूछना शुरू करेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे इस दिशा में बढ़ पाएंगे, बड़े आराम से चल पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज अपना 10 बज गए हैं। ज़्यादा लंबा, क्योंकि सुबह उठ के आपको योगाभ्यास भी करना है और सारी चीज़ें करनी है, तो अभी के सत्र को अभी शांत किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे मानता हूँ, क्योंकि हम तो बैठे रहेंगे पूरी रात भी, कोई चक्कर नहीं है ना। वो डंगरों का आधार कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, इसके ऊपर मैं कल आपको बताता हूँ। लिख दीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। कल मैं थोड़ा लंबा सेशन ले लेता हूँ, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तब तक जल्दी सुबह उठिएगा, तैयार हो जाइएगा, हम लोग भी 9 बजे तक आपके पास पहुंचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।